पिछले क्लास में क्या हुआ था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट किए थे ना, और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, इनर्शिया पढ़े थे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया हम लोग क्या देखे थे, विच रेसिस्ट द चेंजेस, मतलब जो भी रेसिस्ट करेगा चेंज को। और ऊपर से हम एक चीज़ और बताए थे कि आपका जो इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। लेट अस सपोज अगर ये आपका मास है 1 kg का और ये अगर आपका है 2 kg का, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, 2 kg का। दैट मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या देखे थे, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर ना। कल हम लोग इसका टाइप देखे थे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 तरह का टाइप था ना, कौन कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल था कि जब आप एक खड़े बस पे खड़े हो और अचानक से वो बस सडनली मूव करती है तो आपको बैकवर्ड जर्क महसूस होता है, ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है और आप उसको कर्व में लेकर के जाओगे तो यू फेल्ट दैट कि एक फोर्स आपका किधर लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है ना, किधर लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा, और उसके कारण आपको कैसा महसूस होगा कि आप बाहर फेंका रहे हो। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और जब कोई चलती बस में अचानक से बस स्टॉप करेगी तो आप फील्ड करोगे आगे फॉरवर्ड जर्क, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इतना क्लियर ना, वेरी गुड। आज हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, What do you mean by न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक वर्ड सीखते हैं, मोमेंटम। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या एक वर्ड सीखेंगे, मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम। मोमेंटम को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। और सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको बोले तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर, ये क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं P इज इक्वल टू mv। लेकिन अब ऐसे समझो, लेट अस सपोज आपके पास कोई मास है 1 kg का। ठीक है, आपके पास एक मास है 1 kg का और एक मास है आपके पास 5 kg का, और दोनों के पास स्पीड सेम है। दोनों के पास क्या है, स्पीड सेम है। मान लो कि ये भी जा रहा है आपका 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी क्या जा रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसको स्टॉप करना है। 1 kg वाले को भी स्टॉप करना है एंड 5 kg वाले को भी स्टॉप करना है एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ना टेल में किसको स्टॉप करने में मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का स्पीड सेम है। ठीक है, और अगर स्पीड सेम है तो बेसिकली किस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग, 5 kg वाले पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। तो लेट अस सपोज इसको स्टॉप करने में F1 फोर्स लग रहा है और इसको स्टॉप करने में F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वी कैन से कि F2 इज़ ग्रेटर दैन F1 बिकॉज M2 इज़ ग्रेटर दैन M1। इज दिस क्लियर। इस केस में हम लोग क्या लिए, मास डिफरेंट लिए। क्या लिए हम लोग, मास डिफरेंट लिए और वेलोसिटी सेम लिए। इस केस में मास डिफरेंट और वेलोसिटी सेम। क्लियर। अब दूसरा केस लेते, लेट अस सपोज ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, और इसको हम लोग स्पीड दे रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको स्पीड दे रहे हैं हम लोग कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। मास क्या है, सेम है, और स्पीड कितना दे रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम लोग को स्टॉप करना है एट द सेम इंस्टेंट। लेट अस सपोज यहाँ पे F3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, F4। ना टेल में किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, F4 इज ग्रेटर देन F3। वाई, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। इज दिस क्लियर। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, F4 इज ग्रेटर देन F3। वाई, बिकॉज यहाँ पे मान लो कि ये थर्ड और ये क्या है, फोर्थ, मास ऑफ फोर्थ पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ फोर्थ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल।
दो चीज़ हमको समझ में आए। पहला, आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वेलोसिटी सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। दूसरा, अगर आपका मास सेम है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो अगर एक ही बॉडी के बारे में हम लोग बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मास एंड वेलोसिटी पे। और ये जो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी बॉडी के अंदर के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? एम आई ऑडिबल? ओके, ना सी, ये हो गया मास एंड वेलोसिटी। प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज योर केस 1 एंड दिस इज योर केस 2। नोट इट डाउन फर्स्ट। अमित सर, ओके ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग समझते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ना सी, ये जो है आपका फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल रहे हैं? फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यही अभी हम बोले ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब ये समझो कि ये हम लोग तो पढ़े F इज इक्वल टू एम ए, पढ़े या नहीं पढ़े? हम लोग तो ये जानते हैं ना F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ पे क्या है? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर डी पी बाई डी टी नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे समझो डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, डी पी बाई डी टी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? डेल पी बाई डेल टी, वेयर डेल इज द चेंज। डेल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा, स्मॉल फॉर्म में डेल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज। क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट कहाँ आया? रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। अब हम लोग उस स्पेशल केस पे आ रहे हैं, F इज इक्वल टू एम ए पे। लेट अस सपोज दिस इज योर बॉडी हुज मास इज m और ये आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, आप लोग इस पे फोर्स अप्लाई किए और ये फोर्स अप्लाई होने के बाद अब इस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इनिशियल मोमेंटम जो है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। टिल में अगर हम इस इंस्टेंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? मास भी है और वेलोसिटी भी है। अगर यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम होगा या नहीं? सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मास है और वेलोसिटी है, इसका मतलब यहाँ पे भी मोमेंटम है। अच्छा, u क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है बेटा? u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और v आपका क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कब आया? जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई किए। अब समझो, क्या हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू PI, मतलब इनिशियल मोमेंटम, और दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m इंटू यू। होगा क्या? बोलो। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम दैट इज PF विच इज इक्वल टू m इंटू वी। मास तो चेंज नहीं हो रहा, बस उसका क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो गया आपका? फाइनल मोमेंटम। अब बताओ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना चेंज हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, हमारे पास चेंज आ जाएगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम कितना है, mv माइनस mu। अब देख डेल पी बाई डेल टी अगर हम लोग निकालेंगे, ये जो आपका आया ना चेंज इन मोमेंटम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल पी। समझ में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल पी, एंड डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू। अब देखो डेल पी बाई डेल टी, जिस समय हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं ना, दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखना स्टार्ट किए तो ये क्या हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम क्या बोले, टी सेकेंड के बाद हम लोग देखें तो इस मास का वेलोसिटी कितना हो रहा है, v, टी सेकेंड के बाद। तो कितना टाइम में चेंज आया, ओनली टी सेकेंड। मान लो ये 0 सेकेंड पे हम लोग देखना स्टार्ट किए और 10 सेकेंड के बाद आपका वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, तो कितना टाइम चेंज हुआ, 10 सेकेंड ओनली। तो क्या कर रहे हैं, t माइनस जीरो, दैट इज t। तो डेल पी बाई डेल टी को हम लोग क्या लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू बाई टी। टेल मी यस और नो। अच्छा, यहाँ से m कॉमन ले लो, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पढ़े होगे तुम लोग, क्लास 8 वाले आप लोग भी पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। तो यहाँ पे बताओ वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, फोर्स। देखो F इज इक्वल टू ma आ गया फॉर्मूला, यही हम लोग पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर, F इज इक्वल टू ma जो हम लोग फॉर्मूला लाते हैं वो एक्चुअली इस फॉर्मूला से आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। और मोमेंटम रहने दो ना, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इज दिस क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और इसका जो 100% वैलिड फार्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी और डी पी बाई डी टी। उसके बाद हम लोग देखें कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, जब व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस, तो इसका वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड कितना हो जा रहा है, v मीटर पर सेकेंड। इस पोजीशन पे देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम mu, इस पोजीशन पे देखेंगे तो इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम mv। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv माइनस mu। ना डेल पी बाई डेल टी दैट इज mv माइनस mu बाई टी, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाई टी, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू ma। इज दिस क्लियर, कोई डाउट है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। सबको पता होगा ना, पता तो सबको है, क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ हम लोगों को समझ में आया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। अगर आप चल रहे हैं तो आप बताइए क्या यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ है, पक्का है। अच्छा कैसे है ये बताओ तो कोई मुझे। अब आप देखो कि जैसे आप ये देखोगे, ये जैसे चल रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हो, अर्थ पे बैकवर्ड साइड एक फोर्स लगा रहे हो। हम लोग जब चलते हैं तो क्या करते हैं, बैकवर्ड साइड एक फोर्स लगा रहे हो, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन। और अर्थ मेरे पे एक फोर्स लगाएगा, वो किधर लगेगा, फॉरवर्ड, और ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। समझ में आया। अगर आपसे पूछे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, तो वाइल वी आर वॉकिंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड साइड अर्थ पे, और अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है फॉरवर्ड, दैट इज रिएक्शन, और हम जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एक्शन। क्लियर। दूसरा एग्जांपल कोई दीजिए। हाँ बोलो। बॉल और वॉल, समझ में आया, बॉल और वॉल, ये बॉल है ये वॉल है, ठीक है।
अब ये अगर इस पे स्ट्राइक किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन, और वो उस पर एक फोर्स लगाएगा जिसके कारण वो रिटर्न होता है, दैट इज रिएक्शन। और कुछ, एक बुक टेबल पे धरा हुआ है, वाह, एक टेबल पे एक बुक धरा हुआ है, तो ये जो अपना वेट अप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, ये वेट अप्लाई कर रहा है, W = mg, ये एक्शन हो गया। और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। एक और एग्जांपल दो। हाँ, बुलेट और गन। अच्छा, बुलेट और गन में भी आपका एक्शन रिएक्शन होता है। फोर्स किस पे लगा रहे हैं हम लोग, बुलेट पे, किस पे लगाएंगे, गन पे, और वो गन के इधर लगा रहा है। इसको ऐसे ही सोचो कि गन फोर्स लगाया बुलेट पे तो वो आगे मूव किया, अब बुलेट भी किस पे फोर्स लगाएगा, गन पे, जिसकी वजह से वो किधर मूव होता है, बैकवर्ड मूवमेंट होता है ना, कभी देखे हो। और उसको हम लोग कहते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन मतलब वो जो बैक साइड मूव होता है ना, दैट इज रिकॉइल ऑफ अ गन। और एक एग्जांपल, हाँ, रॉकेट जो लॉन्च होता है, आप लोगों को पता है रॉकेट लॉन्च होता है, हाँ, दिवाली वाला नहीं, दिवाली वाला, अच्छा दिवाली वाला भी कर सकते हो, दिवाली वाला भी कर सकते हो, लग भी रहा है दिवाली वाला, है ना। अच्छा, इधर से आपका गैस इजेक्ट होता है ना, ये गैस जो इजेक्ट हो रहा है ये इधर सराउंडिंग में क्या लगाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स पे एक फोर्स लगाएगा। जब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से आपका गैस इजेक्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक फोर्स नीचे डाउनवर्ड लगा रहा है, वो क्या हो गया, एक्शन। और ये इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा आपका, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी तक हम लोग सिर्फ सुने थे एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सोचो कितना कितना एग्जाम्पल आ रहा है। एक और एग्जाम्पल आ रहा है, बोट, जो बोट से हम लोग चलते हैं तो जो ओर से हम लोग जो वाटर को करते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड साइड धकेलते हैं ना, अब फिर वो वाटर मुझे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, फॉरवर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन। इज दिस क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम लोग को पता चला न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। प्लीज नोट इट डाउन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो ना, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या है, नेक्स्ट सेकंड कौन है, हाँ खड़े हो। क्यों नहीं सुन रहा ना, तीनों कॉपी लेकर के आओ, यहाँ पे बैठो। कंसंट्रेट हो जाओ, ठीक है, बैठो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, ये जो फैन है, ये जो हवा दे रहा है, ये भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। कैसे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। वो रोटेट कर रहा है ना, फैन का जो ब्लेड है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और जब रोटेट होता है दैट मीन्स की मोशन। अब मोशन है तो कैसा एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। पढ़ा है ना एनर्जी तुम लोग, यस और नो। अच्छा चलो, हमको एक टॉपिक मिला नेक्स्ट की एनर्जी पढ़ाना। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा एक और बल्ब, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, होगा ना। अच्छा, ये माइक क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी टू साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी है ना, और ये वायर किस में कन्वर्ट, ये जो लेकर के जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के जा रहा है, तो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो दीज आर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये हम लोग एग्जांपल नॉर्मली दे सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये समझो सेम है कि मोमेंटम जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब मोमेंटम ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट वो आपस में ही ट्रांसफर होकर के कंजर्व रहेगा। और वी कैन से कि टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। क्या बोलेंगे? टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि टोटल एनर्जी आपका क्या है, कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी आपका क्या है, सेम है, कंजर्व्ड। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा आपका, टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल मोमेंटम आपका क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है या सेम रहने वाला है। इसका मतलब क्या है समझो कि मान लो अभी जो हम लोग देखे थे, ठीक है, अभी जो हम लोग देखे थे, अच्छा ये एक और वर्ड आता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम ना जिसमें कि बाहरी फोर्स का कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट सिस्टम। अब सोचो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आदमपुर में कोई बाराती जा रहा है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा हम लोग को? हाँ, सामने हम लोग के बारात जाता तो दिमाग में थोड़ा सा हलचल मचता, और डीजे वीजे चलता तो थोड़ा सा होता ना। अभी वहां कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ होगा? अच्छा, एक काम करो, तुम जो है ना शिवरात्रि या कभी आवाज शिव भगवान के मंदिर के पास से गुजरो, तुम्हारे तन मन में ना एकदम शिव भक्ति आ जाएगा। आता है नहीं था, ओम नमः शिवाय तुरंत स्टार्ट। अभी हो रहा है क्या? अभी तो खड़ूस टाइप का हम दिख रहे हैं, जो जबरदस्ती फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। तुम लोग को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? नहीं? अच्छा, किसान कर रहा है यस। नहीं, सही। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझे ना। अभी यहाँ पे समझे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम, इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या बताया कि आपका जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम या पी आई प्लस पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे ही रहने दो, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अभी उस पर मत जाओ क्योंकि फिर निगेटिव वगैरह आएगा, छोड़ दो। अब ये समझो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, बुलेट एंड गन। अभी ये कोई बुलेट है, ये गन है, और यहाँ पे बुलेट है, ठीक है। अभी ये क्या किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। अच्छा, अभी अगर हम इसको फायर करेंगे तो बुलेट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? मान लो कि बुलेट का मास आपका कैपिटल एम, लेट अस सपोज द मास ऑफ द गन इज कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल एम। ठीक है, इनिशियल अगर हम लोग मोमेंटम निकालेंगे तो टोटल मास m प्लस एम, और सिंस इट इज इन रेस्ट पोजीशन तो ये मल्टीप्लाई बाय जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया? अब हम लोग इसको क्या किए, फायर किए। अब अगर ये फायर हुआ तो ये बुलेट बाहर आया, ये बुलेट क्या होगा, बाहर आएगा। अब इसका वेलोसिटी स्मॉल v, और ये पीछे की तरफ मूव करता है जिसका वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। जिस वेलोसिटी से गन आपका बैकवर्ड मूवमेंट करता है दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। अब सोचो तो ये पीछे आया, इसका मोमेंटम कितना होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जीरो दैट इज जीरो। अगर हम लोग टोटल फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम में इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम करेंगे। अब आप देखो, कैपिटल M इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v,
लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? क्या दोनों वेलोसिटी, दोनों क्या है? वेलोसिटी, स्मॉल v एंड कैपिटल V। अच्छा, वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या एक डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा? हम लोग देखते हैं ना कि इधर अगर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव तो इसके अपोजिट साइड क्या लेते हैं? अब क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो किसी एक वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो, तो दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मतलब हम लोग इसका पॉजिटिव लिए तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा माइनस mv प्लस स्मॉल mv। अब हम लोग को पता है फ्रॉम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो ना। इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू माइनस mv प्लस स्मॉल mv। अब आप देखो mv इज इक्वल टू m इंटू वी। अब कैपिटल V हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, तो m बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ गन। हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालो गन का, तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इज दिस क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। अभी इतना पढ़ने के बाद ना अब हम लोग सीखेंगे एनर्जी क्या होता है। एनर्जी तो जानता होगा ना, एनर्जी तो आता होगा तुम लोग को। बताओ एनर्जी क्या होता है? प्रीत, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा बात है श्रेया, बता दे उसको एनर्जी क्या होगा? द कैपेसिटी टू डू वर्क। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ना मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग को क्या पढ़ना है? अच्छा, ये मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स पोजीशन। हम क्या बोले? व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? सबसे पहले एनर्जी क्या होगा? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो क्या कोई काम कर सक पाएगा? अच्छा, आप ही करते हो ना, मम्मी आज एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा, आज मत पढ़ने के लिए बोलो। जबकि फिजिक्स के टर्म में पढ़ना इज नॉट अ वर्क। सच्ची सच्ची बता रहे हैं। क्या पढ़ना कोई वर्क है? क्या आप कोई फोर्स लगा रहे हो? क्या वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जब कुछ नहीं हो रहा तो कोई वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हो? तो मैं आज पढ़ने के लिए मत बोलो, आज एनर्जी नहीं है। अच्छा, हमको समझ नहीं आता एनर्जी गया कहाँ। एनर्जी जाता है फेसबुक चलाने में और इंस्टा वगैरह रील बनाने में ना रे। चाहत भी खूब बनाती रहती है इंस्टा वगैरह, क्या क्या नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए मैकेनिकल एनर्जी अभी हम लोग समझे। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स पोजीशन। अच्छा, मोशन में रहने वाला एनर्जी को क्या बोलेंगे? वो 9th वाले से पूछ रहे हैं। हाँ, क्या होता है? अगर कोई बॉडी आपका क्या है मोशन में, तो वो जो एनर्जी पोजेस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई पोजीशन जिसके कारण उसके पास एनर्जी है ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, तो उसको क्या बोलेंगे? इतना तो पता है ना? वेरी गुड। मतलब इसके कारण जो एनर्जी हो रहा है ये आपका क्या होगा? और इसके कारण जो होगा पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आ रहा है? अब काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है? mgh। सबको पता है? पता है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
कैसा होता है? और दूसरा क्या होता है आपका? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ड्यू टू इट्स पोजीशन, अगर किसी बॉल को उठा करके यहाँ पे रखोगे तो उसका पोजीशन क्या है? चेंज कर रहे हो। और किसके अगेंस्ट कर रहे हो? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यही अगर हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बात किए तो ये जो स्प्रिंग है ना, इधर फोर्स लगा है, इधर फोर्स लगा है, तो आपका स्प्रिंग का शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो चेंज कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू इट्स चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है शेप एंड साइज। क्या होता है? शेप एंड साइज। ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप और साइज, उसके अंदर जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह का हुआ बेटा? होता 3 है। एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसके बारे में अभी नहीं समझना, अभी बस ये समझो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन। अब पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, है ना? अर्थ के ग्राउंड से जो हाइट पे लेकर के जा रहे हैं, दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर किसी का शेप एंड साइज चेंज करेंगे तब जो उसके पास एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर?